दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है और इस मौके पर हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इंडियन सोसाइटी फॉर बोन एंड मिनरल रिसर्च, प्रेसिडेंट हैं एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया और तकरीबन 350 के तकरीबन इनकी पब्लिकेशंस हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस शब्द से मुझे समझ आता है कि जब हमारी हड्डियों में कुछ पोरोसिटी यानी खोखलापन आ जाए तब हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, लेकिन वास्तव में आप बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और क्यों होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कि आपने बताया, मैंने बताया कि ये दो शब्दों से बना एक डिज़ीज़ का नाम है ऑस्टियो प्लस पोरोसिस। ऑस्टियो मायने होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोरस हो जाना, या हिंदी में बोलेंगे तो हड्डी का खोखला हो जाना, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कारण बहुत सारे होते हैं, बट इन जनरल हम बोलें तो ऑस्टियोपोरोसिस जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद में होता है। जब महीना बंद हो जाता है उस टाइम में बोन का जो डेंसिटी होता है, बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिडली होता है, उस टाइम में एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ होती है उससे हो सकता है, या कोई दवाइयाँ जो नहीं लेनी चाहिए या जैसे स्टेरॉइड है उनसे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या बहुत बार कोई डिजीज़ है जिससे कि आपका खान पान ठीक नहीं रहे या माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं, अलग अलग एज पे अलग अलग वजह से हो सकता है, बट जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जैसे कि मैंने बताया महिलाओं में होता है कॉमन, और एज के हिसाब से भी हो जाता है, क्योंकि एज के हिसाब से बॉडी का हर ऑर्गन का कैपेसिटी या काम करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से हड्डी का भी एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में क्षय धीरे धीरे शुरू होता है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब, पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में तो बहुत से मरीज आते होंगे, तो आपके पास तकरीबन जितने ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज आते हैं उनमें कितने प्रतिशत महिलाएं हैं और कितने प्रतिशत पुरुष हैं? हाँ, तो अगर आप बोलेंगे तो करीब करीब 80% या 80% के आसपास महिलाएं हैं और 20% के आसपास पुरुष होते हैं। ये रेशो लगभग 8 से 2 का होता है। और किस उम्र में ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है? तो महिलाओं में जनरली 50 साल के आसपास और पुरुषों में जनरली 70 साल के आसपास, उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि महिलाओं में तो जब माहवारी बंद हुई उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। एग्जैक्टली। और पुरुषों में 70 साल के बाद, उसका कारण? पुरुषों में 70 साल मेनली एज रिलेटेड कह सकते हैं, या पुरुषों में थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है, जो हार्मोन का लेवल है, वो भी थोड़ा कम होता है। वैसे तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बट उस टाइम पे थोड़ा और ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम जानना भी चाहेंगे कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है? अच्छा, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम महिलाओं के लाइफ चक्र को देखें तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में महिलाओं के न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि अब ये धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही, उतना जैसा नहीं है जैसा पहले आज के 50 साल या 30 साल पहले होता था, तो एक न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, महिलाओं के लाइफ के अंदर उनका जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो जल्दी होता है पुरुषों के कंपैरिजन में। कि आपने देखा होगा कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, तो इसलिए टोटल बोन के अंदर जो कैल्शियम जमा होने का टाइम होता है वो थोड़ा शॉर्ट रहता है कंपेयर टू लड़कों के या पुरुषों में। फिर उसके बाद जो महिलाओं की ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो प्रेगनेंसी होती है, और जो प्रेगनेंसी के अंदर जो है कैल्शियम मांस की हड्डी से फीटस की बोन्स में जाता है, क्योंकि माँ का जो कैल्शियम डाइट अगर कम है तो फीटस को जो कैल्शियम वो मदर के बोन से चला जाता है, वो एक कारण होता है। फिर उसके बाद में जब डिलीवरी होती है तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम का लॉस होता है। फिर उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब महीना बंद हो जाता है
तो उस टाइम में एस्ट्रोजन का जो एक हार्मोन होता है वो मेन हार्मोन होता है जो कि बोन्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, तो वो एकदम अचानक कम हो जाता है और उसी की वजह से माहवारी भी बंद हो जाती है और उसकी वजह से बोन्स के अंदर कैल्शियम भी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि एक तो पहले ही जो हड्डी का मात्रा होता था शुरू से वो भी कम था जी। फिर उसके बाद मल्टीपल लाइफस्टाइल चीज़ें आती है, उनकी वजह से उनके अंदर बोन के अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा ग्रेजुअली कम होती जाती है और यही वजह है कि ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है पुरुषों के। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि महिलाओं का एक्सरसाइज उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा आज चंडीगढ़ के आसपास पार्क में घूमने जाएंगे आप तो सब पुरुष लोग मिलेंगे, महिलाएं काफ़ी कम मिलेंगी और एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये भी एक फर्दर कंट्रीब्यूशन है, कारण है कि बोन हेल्थ महिलाओं में ज़्यादा ख़राब हो जाता है। डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया मुझे लगा कि इसलिए हमें महिलाओं को कैल्शियम ज़्यादा खाना चाहिए। या कैल्शियम से रिलेटेड डाइट जैसे कि आपको मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर की कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है इसको हम विटामिन डी बोलते हैं, तो विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी का जो डाइटरी सोर्स उतना अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से उनको विटामिन डी या तो सनलाइट में रहता है तो अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन उसका एक अलग प्रॉब्लम होता है तो लोग एक्सपोज नहीं करते हैं, रादर देन सनस्क्रीन लगा देते हैं, तो वो उससे कम होता है, तो उनको विटामिन डी लेना चाहिए, तो वो एक हेल्पफुल चीज़ हो सकता है। आपने साथ ही साथ डॉक्टर साहब कहा कि एक्सरसाइज कमी होनी से, एक्सरसाइज की कमी से कैल्शियम कैसे कम हो जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, बहुत ही साइंटिफिक सवाल है कि बेसिकली क्या होता है कि आम आदमी को एक ऐसा लगता है कि जो आपकी हड्डी है वो एक बार बन गई तो बन गई, बस उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आपकी जो हड्डी है हर 10% हड्डी हर साल नहीं बनती है जी। एक प्रोसेस है कि जितना हड्डी 100% उसका 10% एवरी ईयर नया हड्डी बनता है। तो क्या होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में क्या होता है आपके मांसपेशियां काम करती, आपकी मांसपेशियां आपकी बोन से अटैच होती है, जब आपकी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपकी बोन्स को स्टिमुलेट करती है, उससे नया बोन बनता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प मिलता है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मांसपेशियां काम नहीं करेगी, मांसपेशियां काम नहीं करेगी तो बोन को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से ये एक्सरसाइज कम करेंगे तो चांस कम हो जाता है। अब हड्डी का जो रिन्यू होता है, नया हड्डी बनना होता है, वो कम बनता है। आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, और अभी तक हम यही सोचते आ रहे थे कि हाँ एक्सरसाइज करें तो हम फिट रहेंगे, लेकिन ये मालूम ही नहीं था कि बोन की हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि हम पुरुषों का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हम महिलाओं को एक्सरसाइज भी कराएं, और अगर हम 1 गिलास दूध पीते हैं तो उनको 2 गिलास दूध दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक्सरसाइज इज़ नथिंग बट एक्सरसाइज इज़ मोर देन ए मेडिसिन एक्चुअली। जी। वो आपका दिल, दिमाग, हड्डी को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए एक्सरसाइज सबको करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। डॉक्टर साहब तो हम ये जानते कैसे हैं जब आपके पास एक मरीज़ आया कि इस मरीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस है? ऑस्टियोपोरोसिस जानने के लिए वैसे बहुत सारी टेस्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे उम्दा टेस्ट है वो है डेक्सा स्कैन, जिसको बोलते हैं ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ये जनरली बड़े हॉस्पिटल्स में रहता है, उससे पता चलता है जल्दी। वैसे तो एक्सरे से भी पता चल सकता है, बट जो डेक्सा स्कैन है उससे बेस्ट पता चलता है और अर्ली पता चलता है, अर्ली स्टेज में। तो अगर उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उस नंबर से अगर आपका बोन डेंसिटी कम दिखाता है तो हम उसको बोलते हैं कि फॉर दिस पर्सन इज़ हैविंग द ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़। बट ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा डिजीज़ है जो इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता है। अगर आपने देखा होगा कि आज के आसपास गाँव में लोग ऐसे झुक करके चल रहे होते हैं, वो कुछ नहीं है बल्कि वो ऑस्टियोपोरोसिस ही है एक्चुअली। बट हम उसको ऐसा मानते हैं कि ये रूटीन फिनोमिना है, नॉर्मल है, हम उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, बट दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ ए ऑस्टियोपोरोसिस। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी बातचीत के साथ साथ जो एनिमेशंस वो देख रहे हैं, अगर उस पर वो ध्यान देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और क्यों हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि डेक्सा स्कैन करवा लो, तो आप कब मरीज़ को कहते हैं कि हाँ अब इसको डेक्सा स्कैन की ज़रूरत है? आप तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल पूछ रहे हैं, बट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
सो बेसिकली कब करते हैं, जो महिलाओं में जो ओस्टियोपोरोसिस का इंडिकेशन होता है वो जब महीना बंद हो जाता है उसके 5 साल के अंदर आपको डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। वो एक रिकमेंडेशन है, मतलब एक रूटीन हो जानी रूटीन चाहिए। होता है। यस, आपका जब महीना बंद हो जाए कि उसके विदिन 5 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद में पक्के से एक बार डेक्सा स्कैन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अगर किसी तरह का बीमारी है, कुछ दवाई लेते हैं, जैसे स्टीरॉयड लेते हैं, कोई एपिलेप्सी की दवाई लेते हैं, जैसे उनको कोई क्रॉनिक और कोई डिजीज़ है, तो उन लोगों के अंदर ये डेक्सा स्कैन और भी जल्दी करने का हम सजेशन देते हैं। और पुरुषों में जनरली आफ्टर 65 ईयर्स बोलते हैं कि पुरुषों को भी अपना हड्डी चेक करना चाहिए 65 ईयर्स के इसके बाद में। तो डॉक्टर साहब ये एक जैसे आपने बताया कि माहवारी बंद होने के बाद 5 साल के अंदर अंदर डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए, तो क्या जब कोई डॉक्टर रिकमेंड करे तभी करवाना चाहिए कि कोई भी महिला वैसे भी करवा सकती है? या सो आइडियली एक रिकमेंडेशन होता है तो अच्छा होता है, बट हमने देखा है कि काफ़ी बार कैंप वगैरह लगते हैं जिसमें डेक्सा स्कैन होते हैं, और लेकिन वो प्रॉपर मशीन से होना चाहिए, नहीं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो कभी कभी रिपोर्ट ठीक नहीं होता है, पेशेंट को अननेसेसरी एंग्जाइटी हो जाता है जी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने डॉक्टर से परामर्श करके फिर डेक्सा स्कैन का प्लानिंग करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा जल्दी करना पड़े, हो सकता है थोड़ा लेट करना पड़े, तो बेटर होगा कि अपने डॉक्टर्स की सलाह ले लें, उसके बाद ये टेस्ट करें डेक्सा स्कैन। डॉक्टर साहब आपने कहा कि डॉक्टर की सलाह ले लें, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा क्या एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह लें, क्या एक ऑर्थोपेडिशियन की सलाह लें, और महिलाएं हैं तो क्या वो एक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें, किसकी सलाह लें? ये अच्छा सवाल है। कहते हैं कि राजस्थानी में एक कहावत है, जी बहुत सारे मामा जी होते हैं उनके भांजे भूखे रह जाते हैं। जी समझ गए इसका जी, जी, हिंदी जी। में अर्थ ये हुआ कि जिस बच्चे के भांजे के बहुत सारे मामा होते हैं, वो सोचता है वो खाना वहाँ खाएगा, वो कहता है वो खाना वहाँ उस मामा के यहाँ खा लेगा। इसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस के बीमारी का भी यही हाल है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है, महीना बंद होने के बाद ज़्यादा होती है, तो गायनेकोलॉजिस्ट सोचते हैं ये बीमारी हमारी है। बिल्कुल जी। ठीक है, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो ऑर्थोपेडिक्स वाले तो हम ट्रीट करते हैं बीमारी हमारी है। हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, हम कहते हैं कि इस बीमारी का नॉलेज तो हमारे को ही है, तो हमें ट्रीट करना, हम लोगों को पेशेंट्स ट्रीट करना चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि ये हमारी सबकी एक जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और मीडिया की भी एक जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जो बीमारी है जिसको हम साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को एक कहते हैं साइलेंट डिजीज़, क्योंकि इसका कोई बहुत सिम्टम्स तेज़ी से नहीं होते हैं। जैसे आपका लकवा लग गया तो तुरंत मरीज जाएगा भी ये हो गया, हार्ट अटैक आ गया तुरंत मरीज जाएगा ये हो गया, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में आदमी झुक जाएगा, झुकता रहेगा, उसको प्रॉब्लम होगी पर वो परवाह नहीं करेगा, चल रहा है सिस्टम है। तो इसलिए जो आपका सवाल है मैं उसका यही जवाब दूंगा कि हम सबकी जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बीमारी का ट्रीट करना, और जैसे घर में हर बंदे का एक एक काम होता है कि माँ का काम होता है खाना बनाती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, पिताजी का काम होता है कि बाहर के काम के सारे देखते हैं, बच्चों का काम होता है उनको पढ़ाई करना है, तो सबका एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में भी सबका अपना अपना रोल है, अगर हम सब मिलके काम करें तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। आपने सही कहा कि बहुत सारे मामा हो गए तो बच्चा भूखा रह गया, भांजा इसी भूखा तरह- रह सकता है। तो इसीलिए जब बहुत महिलाएं इसीलिए 80% महिलाएं हो गई, और अगर हम सभी मिलकर पूरा समाज ये सोचे कि हमारी ये जिम्मेवारी है, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो हमारी अगली जनरेशन लेकर आ रही हैं महिलाएं, उनको हमें स्वस्थ रखना है, तभी हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक बार जब आपने डायग्नोज कर लिया कि हाँ इनको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप उसको किस तरह ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो आज के 20 साल पहले या मैं बोलूँ 25 साल पहले ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं था और अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन आज की तारीख में इसके डायग्नोसिस की फैसिलिटी भी अच्छी है। जब डायग्नोसिस हो गया तो अर्लीस्ट ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अर्लीस्ट ट्रीटमेंट में जैसे कि हम कोई भी बीमारी होता है उसके लिए पहले एक इलाज होता है बिना दवाई के क्या क्या कर सकते हैं। तो बिना दवाई के बोलेंगे तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर बिना दवाई के बोलेंगे तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, फिर उसके बाद में दवाइयों का नंबर आता है। और आजकल बहुत तरह की दवाइयाँ आती है। कुछ दवाइयाँ होती है जो इंजेक्शन के फॉर्म में होती है, कुछ दवाइयाँ होती है टैबलेट के फॉर्म में होती है, कुछ दवाइयाँ होती है
जो साल में एक इंजेक्शन लेना होता है, कुछ दवाइयाँ होती है जो 6 महीने में एक इंजेक्शन लेना होता है, कुछ दवाइयाँ होती है वो साल में एक इंजेक्शन लगाना होता है। ऐसे अलग अलग तरह का दवाई होता है और जो डॉक्टर जो ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट करते हैं उनको एक आइडिया रहता है कि इस पर्टिकुलर मरीज़ के लिए कौन सा दवाई अच्छा रहेगा। जी। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक स्पाइन का होता है, एक कूल्हे की हड्डी का होता है। तो अगर कहाँ का ऑस्टियोपोरोसिस है, कहाँ पे हड्डी ज़्यादा कमज़ोर है, उसका ट्रीटमेंट हम अलग अलग दवाई से होता है। तो ये एक तरह से एक आर्ट है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए किस मरीज़ को कौन सा दवाई देना, कितने दिन के देना, कब देना, ये पूरा डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो है फॉल प्रिवेंशन। फॉल प्रिवेंशन, गिरने से कैसे बचना है, क्योंकि फ्रैक्चर जब तक नहीं होगा जब तक आप गिरेंगे नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज मैं इस टॉक के थ्रू मेरे दर्शकों को सबको देना चाहता हूँ कि आपको फॉल प्रिवेंशन कैसे करना है उसके बारे में जानना चाहिए। फॉल प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा जो गिरते हैं लोग वो अपने खुद के घर में गिरते हैं सबसे ज़्यादा, और घर के अंदर भी सबसे ज़्यादा कहाँ गिरते हैं, बाथरूम में गिरते हैं। ये दो चीज़ सब दुनिया को पता है। और ये जो बाथरूम में गिर के जो कूल्हे की हड्डी खिसक जाती है उसका जो आउटकम होता है बहुत ख़राब होता है। इसलिए गिरने के लिए घर में क्या क्या इंतज़ाम करना है वो चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। वही हम जानना चाहेंगे आपसे, वो भी बता दीजिए। बहुत अच्छा है। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ पिक्चर शेयर करी है, आप वो दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को टाइम में कि क्या क्या गिरने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले शुरू करता हूँ। आप घर के बाहर कभी भी जाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं जाएं। हाँ, यही हम दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे साथ साथ हमेशा कि अगर जब घर के बाहर जाएं तो चप्पल पहन कर जाएं ताकि आप स्लिप ना करें। चप्पल, शूज़ पहन के जाएं, जूता पहन के जाएं, क्योंकि चप्पल में अक्सर क्या होता है कि आप गिरने का डर रहता है और कोई पीछे से आपकी चप्पल आती भीड़ में कहीं है तो जूते पहनने चाहिए। एक नंबर टू जो है घर के अंदर है। आप जब घर के अंदर हैं तो आपके बेडरूम से बाथरूम का रास्ता पूरा क्लीन होना चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए। तभी डॉक्टर साहब हमने जो आपने हमें कुछ स्लाइड्स भेजी जिसमें कि आपने बताया कि किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं फॉल्स, वो साथ साथ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी ताकि उनको एक बार आपसे सुने और साथ साथ देखें कि किस तरह वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो जी डॉक्टर, सबसे पहले आपका घर जो है, कमरा जिसमें बुजुर्ग या आप जो भी रहते हैं, व्यवस्थित होना चाहिए। एक व्यवस्थित घर बहुत ही ज़रूरी है। अगर व्यवस्थित नहीं है तो कोई चीज़ बेड से लेकर के टॉयलेट के बीच के रास्ते में पड़ी है तो आप उसके अंदर एंटेंगल होकर के गिर सकते हैं, तो फ्रैक्चर हो सकता है। वैसे भी ज़िंदगी में व्यवस्थित होना तो ज़रूरी है ही है। बिल्कुल जी। फिर उसके बाद में आता है कि लकीली आजकल जो टेलीफोन के वायर्स नहीं होते हैं, क्योंकि अभी आजकल सब मोबाइल रखते हैं तो टेलीफोन नहीं होता, नहीं तो पहले एक प्रॉब्लम होता है, कुछ चीज़ बीच में अटकता है। जी। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बाथरूम के अंदर जाने के टाइम पे जो लाइट जलाना होता है उसको स्विच बाथरूम के बाहर होना चाहिए ताकि आप जब बाथरूम में एंटर करें तो लाइट अंदर जली हो। कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो लाइट का स्विच अंदर होता है जी, और उसकी वजह से गिरने का खतरा बढ़ जाता है। मेरे घर में भी लाइट का स्विच अंदर है तो तो जाते ही मैं आज यही करूंगा कि लाइट का स्विच उसको बाहर शिफ्ट कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा बाहर जाते हुए जूता पहन कर जाओ, तो वो जूता किसी खास तरह का जूता होना चाहिए? नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन खास तौर से मैं जूता पहनने के लिए बोलता हूँ तो कि आप भीड़ में जाएं तब बहुत जूता पहन के जाएं। जी। क्योंकि भीड़ में आप जब चप्पल पहन के जाते हैं तो निकल सकता है, या आपकी चप्पल जब दूसरा पीछे का किसी का पैर लग सकता है तो आप गिर सकते हैं। जी, वो है जी। फिर उसके बाद बाथरूम भी व्यवस्थित होना चाहिए। आप जैसे नहा के निकलें तो ऐसा नहीं आपने शैम्पू फैला दिया, साबुन वहीं छोड़ दिया, जो बाद में कोई बाथरूम में घुसा उसको पता नहीं कि यहाँ पे, और देन ही कैन फॉल इनटू द बाथरूम। सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो स्लीपर हम यूज़ करते हैं घर में, अक्सर एक आदत होता है कि चल रहा है चलाते रहो, तो जो चप्पल का जो नीचे का सोल होता है वो पूरा का पूरा स्मूथ हो जाता है। और जबकि अगर आपने नया चप्पल खरीदते हो वो पीछे से रफ होता है ताकि वो ग्रिप अच्छा रहे। लेकिन वो जब स्मूथ हो जाता है तो उसका ग्रिप खत्म हो जाता है और उसकी वजह से आपको फिसलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बाथरूम के अंदर हमने अक्सर देखा कि लाइट हम छोटी लगाते हैं पैसा बचाने के लिए, तो वैसे लाइट बाथरूम में छोटा नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रॉपर लाइट होना चाहिए बाथरूम में। हाँ, पैसा ज़रूर बचाइए लेकिन बाथरूम में लाइट अच्छे होना चाहिए। इसके अलावा जिस घर में बुज़ुर्ग रहते हैं उनको एक बाथरूम का स्पेशल चीज़ रहना चाहिए कि
कि वो जब टॉयलेट में बैठेंगे तो साइड में हैंडल होना चाहिए कि वो पकड़ के उठ सकें। जब वो नहाने बैठेंगे तो उनका जो चेयर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, न कि जनरली एक स्टूल होता है वो खिसक जाता है इधर उधर जब बैठते हैं, तो वो होना चाहिए। इसी तरह से जब नहाते हैं तो आपके हाथ में शावर आने के लिए आपकी रीच में होना चाहिए। जी। तो ये कुछ कुछ छोटे मोटे अच्छे से चेंज करने से बाथरूम में फिसलने गिरने का डर बहुत कम होता है। आपको ये जान करके हमारे दर्शकों को जान करके पता चलेगा कि सिंगापुर के अंदर गवर्नमेंट ने बाथरूम बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कि वो गिरे नहीं, उस तरह का बाथरूम बनाने के लिए सब्सिडी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टॉयलेट बनाने के लिए सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उनके यहाँ पे इस तरह का स्पेशल बाथरूम बनाने के लिए सब्सिडी देती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पर्सन स्किड हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो पैसा गवर्नमेंट को लगेगा, का ही लगेगा। तो उससे वो लोग एक प्रिवेंशन का प्लानिंग कर लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मेक ए बाथरूम ए गुड बाथरूम, सेफ बाथरूम। और कुछ लोग जो टाइल्स लगाते हैं उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए वो टाइल स्किड फ्री होना चाहिए, स्किड नहीं होनी चाहिए, उस तरह की टाइल्स लगाना चाहिए, चाहे वो उतना सुंदर ना हो बट स्किड फ्री टाइल्स होनी चाहिए। सो ये बहुत ही कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब स्कूटर पे बैठ के आप राइड करते हैं, फीमेल्स अक्सर हमारे हिंदुस्तान में पीछे बैठती तो दोनों पैर एक तरफ करके बैठती है जी। वैसे नहीं बैठना चाहिए, उनको एक पैर जैसे मेल बैठता है वैसे ही बैठना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जैसे स्कूटर का ब्रेक लगेगा गिर जाएंगे। सो दैट इज़, आप गिरने से कुछ कुछ ये उपाय हैं जो आप बच सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, महिलाएं हिंदुस्तान में साड़ी पहनती हैं और साड़ी हमारी राष्ट्र की पहचान है, तो महिलाओं को साड़ी के साथ वैसे बैठना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वैसे बैठती भी हैं तो शायद जैसा आपने कहा कि पकड़ कर बैठें, या अगर स्कूटर पे बैठे हैं तो साड़ी ना पहने, कुछ सलवार पहन सकती हैं। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है कि साड़ी जब पहनने के बाद में इस तरह से बैठना मुश्किल होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एटलीस्ट जो लोग साड़ी नहीं पहनते हैं तो वो इस तरह से बैठें, और अगर साड़ी पहन के बैठें तो प्रॉपर ढंग से पकड़ के पीछे का हैंडल, ताकि कि आपको स्किड ना हो, और जो ड्राइव कर रहा है उनको भी पता होना चाहिए कि पीछे पिलियन राइडर है वो गिर सकता है, तो सावधानी से स्कूटर चलाएं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे जहन में बात आ रही है कि हिंदुस्तान में एक इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, एक वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, तो किसको आप ज़्यादा रिकमेंड करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस? बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है कि बोन्स के साथ साथ मसल भी वीक होते हैं, तो इसीलिए इंडियन टॉयलेट में जब बैठना होता है, बैठ के उठना होता है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक तो उनको गिरने का डर नहीं रहेगा, और दूसरा है कि कभी कभी सीनियर सिटीजन्स को जब उस तरह से टॉयलेट में बैठ के खड़े होते हैं तो चक्कर आ सकता है, तो इसलिए खास तौर पर बुजुर्गों के लिए वेस्टर्न टॉयलेट बहुत अच्छा है। वो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये कहने का जरूरत नहीं कि वेस्टर्न टॉयलेट है, वो हिंदुस्तानी टॉयलेट भी, उसको हम हिंदुस्तानी टॉयलेट भी कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा तरीका भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खान पान, एक्सरसाइज ऐसे शामिल करें ताकि हम इस ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकें? बिल्कुल, बहुत कुछ करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज को एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएं, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, आपके खान पान के अंदर ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा अच्छी हो। फिर उसके बाद में आपके खान पान में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो। फिर आपको एक हैबिट होना चाहिए कि आप सनलाइट में थोड़ी देर बैठें ताकि आपको विटामिन डी मिले। सर्दियाँ आने वाली हैं, हाँ, धूप का आनंद लें और विटामिन डी भी लें। बिल्कुल जी। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कर सकते हैं कि अगर आपका परिवार में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का हिस्ट्री है जी, फ्रैक्चर है जी, उन लोगों को कहते हैं इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को टाइमली स्क्रीनिंग करना चाहिए बीमारी के लिए, और टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और फिर मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल प्रिवेंशन है, गिरना नहीं है, अपने आप को गिरने से बचाना है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं। डॉक्टर बडाडा, कार्यक्रम के आखिर में जाते जाते आप हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश दें? मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अपना खान पीन का पूरा ध्यान रखें, और जब ज़रूरत है अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी का टाइम पे स्क्रीनिंग करें,
और ट्रीटमेंट का ज़रूरत हो तो वो ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद। और डॉक्टर बडाडा, मैं अपनी ओर से एक गुजारिश करूंगा सभी पुरुषों को कि महिलाओं को दूध दें और महिलाओं को कैल्शियम के लिए खास आप ध्यान रखें। महिलाएं स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। डॉक्टर बडाडा, आप इस स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आए और आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस के दिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।